अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ की बरतानिया रवानगी के मामले ने दिलचस्प मोड़ इख्तियार कर लिया है। कल लाहौर हाई कोर्ट ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ को 8 हफ्ते के लिए बैरून मुल्क जाने की इजाज़त दी थी और ये ऑर्डर में कहा गया था कि उनका नाम अगर ECL पर है या ब्लैक लिस्ट पर है तो वो निकाल दिया जाए और उनको बैरून मुल्क जाने की इजाज़त दी जाए। लेकिन कल रात जब शहबाज शरीफ एयरपोर्ट पर गए तो वहाँ पे FIA हुकाम ने उनको रोक लिया और बैरून मुल्क सफ़र करने से इनकार किया, जिस पर शहबाज शरीफ ने वहाँ पे जो कोर्ट ऑर्डर था वो भी दिखाया। लेकिन FIA हुकाम ने उनको बताया कि एक तो जो सिस्टम है वो अपडेट नहीं हुआ है और ये भी वहाँ पे बताया गया, जो एक बाकायदा पर्चा है जिसमें बताया गया है कि क्यों शहबाज शरीफ को ऑफलोड किया गया, उसमें ये भी रीज़न लिखा गया था कि शहबाज शरीफ का नाम प्रोविंशियल नेशनल आइडेंटिफिकेशन लिस्ट में है, PNIL लिस्ट में मौजूद है, जिसकी तस्दीक आज शहजाद अकबर साहब ने भी अपनी ट्वीट में की है। उन्होंने ये बताया कि ब्लैक लिस्ट मुख्तलिफ है और PNIL लिस्ट अलग है, जिसमें 30 दिन के लिए भी किसी शख्स का नाम डाला जा सकता है, यानी कि वो शख्स फिर 30 दिन के लिए बैरून मुल्क ट्रैवल नहीं कर सकेगा। ये सारा मामला कल हुआ था और कल ही हमने अपने प्रोग्राम में फवाद चौधरी साहब से ये पूछा था कि आपने ट्वीट किया है कि आप तमाम तर कानूनी तरीक़ों को अपनाएंगे, तो वो क्या तरीके हो सकते हैं, जो फैसला है लाहौर हाई कोर्ट का क्या तरीके आप अपनाएंगे। तो फवाद चौधरी साहब ने ये कहा था कि हम इस पर गौर कर रहे हैं, लेकिन हमारी पूरी कोशिश होगी कि शहबाज शरीफ को मुल्क से बाहर ना जाने दिया जाए। फवाद साहब, अब आपने अपने ट्वीट में ये कहा है कि फैसले के खिलाफ तमाम कानूनी रास्ते इख्तियार करेंगे। क्या कानूनी रास्ता इख्तियार करेंगे अगर टिकट वो करवा चुके हैं और कल चले जाएंगे पाकिस्तान से? देखिए, इस वक्त जो शहजाद अकबर साहब हैं वो इसी मामले से इस वक्त जुड़े हुए हैं। देखते हैं कि क्या इसमें करेगा। बहरहाल हम पूरी कोशिश करेंगे कि उनको मुल्क से बाहर जो है वो ना जाने दिया जाए और कोई जाहिर है, लेकिन हम एक कानूनी रास्ते ही इख्तियार कर सकते हैं। तो उसके ऊपर जो ही वो हिकमत अमली तरतीब देते हैं तो फिर मैं बता पाऊँगा। फवाद चौधरी साहब ने कहा था कि हम पूरी कोशिश करेंगे कि शहबाज शरीफ को ना जाने दिया जाए। वो कह रहे हैं तरीक़ेकार पे शहजाद अकबर जो है इस वक्त गौर कर रहे हैं और जैसे ही उनके इल्म में होगा वो बता देंगे। और इसके बाद आज फवाद चौधरी साहब ने अपने ट्वीट में इस बात का जिक्र भी किया है कि कोई बाकायदा दरख्वास्त DG FIA को नहीं दी थी और जब तक बाकायदा रिकॉर्ड के ज़रिए तफसीलात ना दी जाएँ, ज़बानी जो है अहकामात पर नाम जो है वो ब्लैक लिस्ट से नहीं निकाला जाता है। और फिर आज ये इत्तलात भी सामने आई है कि शहबाज शरीफ का ब्लैक लिस्ट में जो नाम है वो निकालने के लिए लाहौर हाई कोर्ट का जो मुसद्दिका तहरीरी हुक्मनामा था वो वफाकी सेक्रेटरी दाखिला को भी भिजवा दिया गया है, DG FIA को भी भिजवा दिया गया है और DG इमिग्रेशन को भी भिजवा दिया गया है। ये सारा मामला है क्या? मरियम औरंगज़ेब साहिबा भी कल शहबाज शरीफ के साथ एयरपोर्ट पर मौजूद थी, हमारे साथ इस वक्त प्रोग्राम में है। बहुत बहुत शुक्रिया मरियम साहिबा, आपने हमें ज्वाइन किया। ज़रा तफसीलात बताइए। पहले तो कल जब आप लोग गए एयरपोर्ट और आपको शहबाज शरीफ को ट्रैवल नहीं करने दिया, वजह क्या बताई उस वक्त हुकाम ने वहाँ पर? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू शहजाद। बात यह है कि जब लाहौर हाई कोर्ट के अंदर फैसला आया और वो ज़बानी फैसला नहीं था, फवाद चौधरी साहब ने कल गलत बयानी की आपके शो में, मैं उनको सुन रही थी, वो तहरीरी फैसला था और जिस वक्त फैसला तहरीर होकर आया तो जज साहब सुना रहे थे, वहाँ 2 हुकाम जो डिप्टी डायरेक्टर लॉ FIA की 2 खवातीन जो थी, उनका डेजिग्नेशन और उनकी प्रेजेंस जो है वो तहरीरी फैसले के अंदर दर्ज हुई हुई है और वो मार्क हुई हुई है। उस वक्त उन्होंने कहा कि 1 टाइम परमिशन दी जाती है, चाहे वो ब्लैक लिस्ट में है। और ये उससे पहले अदालत के अंदर वक्फा हुआ और अटॉर्नी जनरल को बुलाया और उनसे पूछा, क्योंकि ECL पे तो नाम उनका था नहीं, ब्लैक लिस्ट पे नाम है कि नहीं, उन्होंने उस पे कहा कि उनको नहीं मालूम। फिर उनको ब्रेक दी गई, उनको कहा कि आप पूछ कर आए। इसमें मेलाफाइडी ये है कि ना उनका नाम ECL पे था ना और ब्लैक लिस्ट के ऊपर एक तहरीरी फैसला आया। इन्होंने जानबूझकर, शहजाद अकबर साहब का अगर आप इंटरव्यू और ट्वीट देख लें, फवाद चौधरी साहब का अगर आप इंटरव्यू और ट्वीट देख लें, इन्होंने शहबाज शरीफ साहब को रोकने के लिए कोर्ट ऑर्डर्स के बावजूद, जो पर्सन नॉट इन लिस्ट एक ऐसी इख्तरा है जो कानूनी हैसियत नहीं रखती, वो अगर फौरी तौर पे किसी शख्स को रोकना होता है तो एक उस लिस्ट को डाल दिया जाता है और वो भी इस रवायत के ऊपर कि या तो वो कोई दहशतगर्द है, इनको पता चला है, या वो कोई सोशल ऑर्डर को डिस्टर्ब कर रहा है। इस सूरत हाल में वो भी इस पर लागू नहीं होता और इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी लिस्ट, कोर्ट ऑर्डर 1 टाइम परमिशन देता है उनको ट्रैवल करने की और उसके बाद वो एयरलाइन भी दर्ज होती है, उसका नंबर भी जिससे उन्होंने जाना और उन्होंने वापस आना था। तो ये पूरी की पूरी मेलाफाइडी, ये पूरे का पूरा जो तरीक़ाकार अपनाया गया वो सिर्फ शहबाज शरीफ साहब को रोकने के लिए अपनाया गया। लेकिन अल्लाह ताला का निज़ाम देखें शहजाद के, आज
जब रात को सुबह उनको रोका गया जाने से, तो वही जो नैब की बेल का ऑर्डर, तहरीरी फैसला रेफरी जजेस का 3 मेंबर्स का आया, जिन्होंने सरफराज डोगर साहब के फैसले को अपहोल्ड किया और उसके अंदर जो नैब और शहजाद अकबर के इल्जामात को एक्सपोज किया है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। क्योंकि ये तो अगर आज हम जब FIA मरियम साहब मैं उस पर आता हूँ, उस पर मैं बात कर लेता हूँ आपसे, लेकिन पहले मुझे इस केस की तफसीलात मजीद ये बताइएगा, क्योंकि हुकूमत की जानिब से ये कहा जा रहा है कि बाकायदा आपको एक दरख्वास्त देनी पड़ती है DG FIA को, जो आज आपने दे भी दी है, DG FIA को भी दी है, सेक्रेटरी दाखिला को भी दी है, DG इमिग्रेशन को भी दी है। तो ये जो एक प्रोसेस है ये कल मुकम्मल नहीं था, और अब अगर आपने ये प्रोसेस मुकम्मल कर लिया है तो उसके बाद कब तक इम्कानात हैं कि शहबाज शरीफ साहब बाहर जा सकेंगे? शहजाद, सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर है कि जिस वक्त ये तहरीरी फैसला इशू होता है उस वक्त उस रेलेवेंट अदारे के अफसरान को बुलाया जाता है, और इसी तरह कल अदालत में हुआ। जैसे मैंने आपको कहा कि 2 डिप्टी डायरेक्टर FIA लॉ, DD लॉ जिसको बोलते हैं, वो 2 खवातीन जज साहब ने बुलाई और वो मौजूद थी जब उन्होंने ये फैसला दिया। और इसका प्रोसेस में यही होता है कि वो उस फैसले की कॉपी लेकर जाती हैं और उस लिस्ट से उनको डिलीट करती हैं जिस लिस्ट में डाला जाता है, चाहे वो DD लॉ हो या जो भी प्रेजेंट हो अदालत के अंदर। तो ये एक प्रोसेस का हिस्सा होता है ये। लेकिन हम आज FIA के दफ्तर भी गए, वहाँ हमने कोर्ट ऑर्डर की कॉपी भी दी है, वहाँ हमने जो ऑफलोडिंग का परफॉर्मा था वो भी दिया है, और वहाँ अब एक जो मुज़ैक का खेज शहजाद, मैं आपको वो भी बताती चलूं। FIA के दफ्तर में हम गए, हमारे लोकल MNAs थे, मैं थी, अता तारर थे, और उन्होंने गेट खोला, उन्होंने वेटिंग रूम का ताला खोला, हमें वहाँ बिठाया, फिर हम मुझे और अता को वो एक कमरे में लेकर गए, वहाँ उन्होंने हमसे सारे दस्तावेज लिए, वहाँ फिर उन्होंने हमें बताया कि एक अफसर तशरीफ ला रहे हैं, आपको वेट करना पड़ेगा। हम वहाँ वेट करते रहे, फिर वो अफसर तशरीफ लाए, उन्होंने सारी चीजें हमसे रिसीव ली, ये भी कहा कि मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। हम लोग वहाँ वो तमाम चीजें देकर आराम से वापस चले गए। अभी FIA का एक खत इशू हुआ है जिसमें कहा गया कि मरियम औरंगजेब, अता तारर और कुछ नामालूम अफराद ने धावा बोला है FIA के दफ्तर में। मतलब शर्म आनी चाहिए, मुज़ैका खेज गुफ्तगू, अदारे इस तरह का काम। ये आप कह रहे हैं कि FIA ने अभी एक खत जारी किया है? जी, FIA ने, आप लोगों के टेलीविजन स्क्रीन पे वो चल भी रहा था कुछ देर पहले, FIA ने खत जारी किया है कि हमारे खिलाफ लीगल एक्शन लिया जाए। हमने हमला किया है FIA के दफ्तर में लाहौर में, और हमने धावा बोला है। मैं आपको ये कहना चाहती हूँ आपके तवस्सुत से कि या तो कोई फुटेज दिखाएं हमारे दावा बोलने की, क्योंकि पुलिस वालों के सर तोड़ने की D चौक में तो फुटेज मौजूद है, बिजली के बिल जलाने की फुटेज मौजूद है, हुंडी के जरिए पैसे मंगाने की फुटेज मौजूद है, गले से घसीट दो, कपड़े गंदे हो रहे हैं, गीले हो रहे हैं। मरियम साहब मेरे साथ शहजाद अकबर साहब होंगे, इस खत की तफसीलात में उनसे जान लूंगा, लेकिन अब मुझे ये बताइए, हम प्रोसेस फॉलो करने के लिए FIA के दफ्तर गए थे। सही, ठीक है। अब वो अगर प्रोसेस मुकम्मल हो चुका है तो शायद शहबाज शरीफ साहब को जाने की इजाजत मिल जाए, लेकिन आपकी कानूनी टीम इस पर क्या बात कर रही है? लाहौर हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है उसका इतलाक सिर्फ ब्लैक लिस्ट पर और ECL पर होता है, जिस पर उनका नाम है नहीं, उनका नाम तो PNIL पर है। क्या लाहौर हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है उसका इतलाक उस पर भी होगा या नहीं होगा? देखिए, लाहौर हाई कोर्ट का, और अभी आपने अपनी बात में कहा कि शहजाद अकबर साहब आपके साथ थोड़ी देर में मौजूद होंगे, तो शहजाद अकबर साहब से आज लाहौर हाई कोर्ट के 3 मेंबर जजेस ने जो फैसला किया है, जिसमें किकबैक, करप्शन, मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम, बेनामी का इल्जाम, TT का इल्जाम, सारा एक्सपोज किया है नैब को और शहजाद अकबर के इल्जाम को। ये सवाल जरूर पूछिएगा, और ये पूछिएगा कि मैं अपने तौर पे पूछ लूंगा। जी, मैं अपने तौर पे पूछ लूंगा। हाँ, आपको जवाब नहीं देंगे शहजाद, क्योंकि इन लोगों का तरीका कार ये है कि लेकिन उस फैसले की अहम बात ये है कि ये बेल का फैसला है और बेल मेरिट पे दी गई है, लेकिन जो शहबाज शरीफ के साथ एहतसाब अदालत में केस चल रहा है वो तो अभी ट्रायल शुरू होगा, उसमें तो ट्रायल बल्कि चल रहा है, कुछ उसमें विटनेसेस आ चुके हैं, वो मामला तो चलता रहेगा। नहीं तो बेल का मामला है ना, बरी नहीं किया गया शहबाज शरीफ साहब को। शहजाद, मैं कभी भी गलत बात नहीं करूंगी और मेरा कोई तरीकाकार ऐसा नहीं होता कि मैं आपके व्यूअर्स को किसी तरह से भी मिसगाइड करूं। ये फैसला बेल का है, 3 रेफरी जजेस ने अपहोल्ड किया है सरफराज डोगर साहब का फैसला, और उसके अंदर जिन 5 इल्जामात के ऊपर बेल के खिलाफ नैब गई थी लाहौर हाई कोर्ट में, उन 5 इल्जामात को इस फैसले ने डिमोलिश किया है। उन्हीं फैसले की बुनियाद पर वो नैब की बेल खिलाफ गए थे नैब के। यही चीज सुप्रीम कोर्ट में हुई थी, जो उन्होंने वापस ले लिया था केस, यही चीज लाहौर हाई कोर्ट में हुई थी, और ये आखिरी केस था एसिड बियॉन्ड मींस का, जिसके ऊपर इल्जामात शहजाद अकबर ने लगाए थे। मुझे पता है ये ट्रायल हो रहा है जिसका हिस्सा शहबाज शरीफ साहब बने हैं और इस वक्त भी मौजूद है। मुझे 5 इल्जामात की वजह से बेल के खिलाफ। मरियम साहब, मुझे ये बता दीजिए कि अब आप लोगों ने जो एक प्रोसेस था उसको फॉलो कर लिया, लेकिन ईद की छुट्टियों के बाद जब दफातर खुलेंगे उसके बाद ही शहबाज शरीफ साहब ट्रैवल कर सकेंगे अब?
जी मैं हमने प्रोसेस कल भी फॉलो कर लिया था। कल भी जब कोर्ट ऑर्डर में 2 FIA के लोग मौजूद थे प्रोसेस उनको तो ये भी नहीं पता था कि नाम ब्लैक लिस्ट में है या नहीं है, तो ये पता होना तो बहुत दूर की बात थी कि उनका नाम PNIL में है या नहीं है। तो वो जो वहां पे हुकाम मौजूद थे उनको तो कुछ पता ही नहीं था ना इस बारे में। शहजाद ये बात नहीं है, उन्होंने साफ लफ्जों में कहा कि हमारा सिस्टम अपडेटेड नहीं है। ये जानबूझकर रोका गया, जानबूझकर PNIL में शहजाद अकबर साहब ने इमरान साहब के हुक्म के ऊपर ये नाम डाला ताकि दोनों कोर्ट ऑर्डर की मौजूदगी में मरियम साहब के जरिए इनको रोका ठीक है। मरियम साहब तो अब इम्कान यही है कि ईद की छुट्टियों के बाद शहबाज शरीफ साहब ट्रैवल कर सकेंगे, ऐसा ही है? इम्कान ये होना चाहिए कि एक कोर्ट ऑर्डर आ गया है, PNIL लिस्ट के अंदर से उनका नाम निकाला जाए। और उसके साथ साथ ये भी मैं जरूर कहूंगी कि जो कंटेम्प्ट की गई है, ओपन कंटेम्प्ट शहजाद अकबर साहब और फवाद चौधरी साहब की तरफ से, जिसपे उन्होंने कहा कि ये कोर्ट ऑर्डर के खिलाफ लीगल एक्शन लेंगे, ये मतलब किस किस्म का मैसेज है टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान कि आप कोर्ट के ऑर्डर्स ना माने? ठीक है, अब ये तो फिर कोर्ट और फिर हुकूमत के दरमियान की बात है। लेकिन मरियम साहब शहबाज शरीफ साहब वापस कब आएंगे? क्योंकि इसी प्रोग्राम में मेरे साथ बैठकर इसी में 3 जुलाई की इसी कोर्ट ऑर्डर में उनकी टिकट टिकट है, जुलाई अब मौजूद है वो डेट उनकी वापसी की, उनका कॉन्डक्ट देखा गया। जी बिल्कुल। लेकिन मरियम साहब सवाल सुन लीजिए, इसी प्रोग्राम में उस फ्लाइट पर पाकिस्तान वापस आए थे। मरियम साहबा इसी प्रोग्राम में जब नवाज शरीफ साहब के जाने की बात हो रही थी, आपने मुझे कहा कि नवाज शरीफ साहब जाएंगे, इलाज करवा के वापस आ जाएंगे। 1.5 साल हुआ है, कोविड से पहले ना उनका इलाज हो सका, कोविड के बाद आप लोगों ने कहा कि सर्जरीज नहीं हो रही हैं, और फिर अब तो आपकी पार्टी ने बाकायदा एक सियासी बयानिया ये बनाया है कि क्योंकि नवाज शरीफ को पाकिस्तान में इंसाफ नहीं मिल सकता, इस निजाम में इंसाफ नहीं मिल सकता, लिहाजा वो पाकिस्तान में नहीं आएंगे, हमें जिंदा लीडर्स चाहिए, मुर्दा लीडर्स नहीं चाहिए। ये बाकायदा आपने कहा है। तो अब शहबाज शरीफ साहब भी जाएंगे, कल आप फिर कह देंगी कि देखें इंसाफ उनको यहां पे नहीं मिल सकता, लिहाजा वो नहीं आएंगे। इंसाफ वो ऑर्डर्स हैं जो लाहौर हाई कोर्ट के हैं, सुप्रीम कोर्ट के हैं और नैब कोर्ट में हैं। शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, साद रफीक, शाहिद खकान, मिफ्ता इस्माइल, राना सनाउल्लाह, सलमान रफीक के ऑर्डर्स पढ़ लें, वो ऑर्डर्स क्या कहते हैं। इसलिए हमें किसी किस्म से भागने की जरूरत नहीं। और नवाज शरीफ साहब का भी मैं जवाब देना चाहती हूँ। नवाज शरीफ साहब का कैटेगोरिक ये गारंटी है कि जिस दिन डॉक्टर्स ने ये सर्टिफिकेट दिया कि उनका इलाज मुकम्मल हो गया है, और उसी वक्त नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे। और ये तमाम मेडिकल रिपोर्ट्स जो हैं वो इनके ऑफिसेज में जमा होती हैं। ये पोजीशन आप लोग दोबारा चेंज कर रहे हैं ना। मैंने जैसे कहा मरियम नवाज साहिबा और आपके दीगर रहनुमा ये कह चुके हैं कि जब तक नवाज शरीफ को इंसाफ नहीं मिलेगा वो पाकिस्तान नहीं आएंगे। ये तो स्टेटेड पोजीशन रही ना आपकी हालिया दिनों में। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपने मुझे बोलने नहीं दिया, मैं इसी को कंप्लीट कर रही थी कि 145 रोजाना की बुनियाद में नवाज शरीफ ने अपनी बेटी के साथ नैब की पेशियां भुगती हैं। तारीख में एक बंदा बताएं जिसने हर रोज की बुनियाद पर नैब के अंदर ये पेशियां भुगती हों, और उसके बाद सजाए मौत की चक्की में जेल में अपनी बेटी के साथ रहकर आए झूठे इल्जामात की बुनियाद पर। अरशद मलिक की वीडियो आपके पास मौजूद है। उसके बाद आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला, मरियम साहब मुझे खत्म करने से पहले सिर्फ ये बता दीजिए मरियम साहबा, क्योंकि अब आपके रहनुमाओं को जमानतें मिल रही हैं तो आपका जो एतमाद है अदालत पे वो बहाल होता हुआ नजर आ रहा है। पहले जैसी बात नहीं करते आप अदालतों के बारे में, तो फिर अब तो नवाज शरीफ साहब आएंगे और सामना करेंगे ना अदालतों का। देखिए, हमने अदालत का ऊपर एतमाद किया था तो नवाज शरीफ ने सुप्रीम कोर्ट को खत लिखा था पैनामा की तहकीकात का। जब इंसाफ होता हुआ नजर आएगा, जब इंसाफ उन फैसलों में झलकता हुआ नजर आएगा, और वो इंसाफ जो इन लोगों के झूठे इल्जामात को एक्सपोज करेगा, तो इंशाल्लाह हमने उसका हमेशा की तरह हमने उसका सामना किया और आइंदा भी करेंगे, क्योंकि हम इंसाफ से भागने वाले नहीं। हम इनकी तरह जिन्होंने आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई चोरी की। उम्मीद है कि आप इंसाफ इस बात को नहीं कह रही है कि जब रिलीफ नून लीग को मिलेगा तो वही इंसाफ होगा। किसी जगह पर पेश नहीं होते आपके सामने। ये मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेना है। शहजाद अकबर साहब एक ब्रेक के बाद हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे भी इसी मामले पर बात करेंगे, और आज जो तफसीली फैसला आया है शहबाज शरीफ साहब की जमानत का उस पर भी बात करेंगे। एक ब्रेक के बाद स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। लाहौर हाई कोर्ट ने कल शहबाज शरीफ को 8 हफ्ते के लिए मशरूत इजाज़त दी थी बैरून मुल्क जाने की, लेकिन कल जब वो एयरपोर्ट गए तो उनको जाने की इजाज़त नहीं मिल सकी, और अब पता चला है कि उनका नाम जो है वो ब्लैक लिस्ट से भी नहीं निकला है और उनका नाम एक और लिस्ट में है, PNIL। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ शहजाद अकबर साहब इस वक्त मौजूद हैं। शहजाद साहब बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। ये क्या मामला है? लाहौर हाई कोर्ट ने कल ऑर्डर दे दिया, फिर भी वो नहीं जा सके, कह रहे हैं कि सिस्टम अपडेट नहीं हुआ था, और नून लीग तो अभी इल्ज़ाम लगा रही है कि खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी की है हुकूमत ने लाहौर हाई कोर्ट के ऑर्डर की।
शुक्रिया शहजाद। देखिए, दो बातें हैं। एक तो जो नून लीग कहती है कि हुकूमत अदूली है अदालत के फैसले की, उस पर मैं एक लम्हे में आता हूँ, लेकिन पहले जो मैं फैक्चुअली आपको चीज़ें कुछ बताना चाहूँगा। देखिए, ये कल ही ऑब्जेक्शन केस लगा हुआ था, क्योंकि अभी इसको देखा है हमने सारा, तो ऑब्जेक्शन केस लगा हुआ था कि इन्होंने अपनी पिटीशन के साथ कुछ कागजात नहीं लगाए थे, लेकिन उसी वक्त फिर वो ऑब्जेक्शन केस से दोबारा रीलिस्ट के लिए गया और वो जुमा के बाद शायद केस जाके फिक्स हुआ। किसी पार्टी को नोटिस नहीं था। अगर FIA अगर होती या फेडरल गवर्नमेंट होती तो वो अगर इंस्ट्रक्शंस ले सकते तो कोर्ट को उस वक्त ये चीज़ें असिस्ट कर सकते बेहतर तरीके से। अब फैक्चुअल पोजीशन ये है कि जो ब्लैक लिस्ट होती है वो पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन के हवाले से होती है, और जो PNIL है वो जब किसी का नाम ECL के लिए मूव करना होता है किसी तहकीकाती तफ्तीशी इदारे ने, तो उससे पहले उनको PNIL के ऊपर कर दिया जाता है, और ये इसके बाकायदा एक SOPs बने हुए हैं। तो इनका नाम तो रिकॉर्ड के मुताबिक शायद PNIL के ऊपर है। अब अदालत का जो फैसला है, जो कि अभी तक सर्व नहीं हुआ है थ्रू प्रॉपर चैनल FIA को, और अभी इस वक्त लॉकडाउन की सूरत में बड़ा ये मुश्किल है, लेकिन अभी देखिए पूरे WhatsApp पे ये फैसला फिर रहा है, और मैंने आज वो फैसला खुद पढ़ के उसको ट्वीट भी किया। अब देखिए, उस फैसले के अंदर जो हुक्म है वो ये है, अगर मुझे आप इजाज़त दें तो मैं सिर्फ उसकी एक लाइन पढ़ देता हूँ। वो ये है कि जी, पिटिशनर इज़ नॉट इन ECL at the moment. The name of the petitioner in blacklist, if already placed, will not stop the petitioner from one time to visit UK from such and such date। ठीक है जी। अब मसला ये है कि अब उन्होंने कहा है कि ECL में तो चूँकि नाम अभी नहीं है रिकॉर्ड के मुताबिक, और वो भी कोई ऑथेंटिक बात अदालत में तो नहीं हुई, क्योंकि अभी वो उस तरह से नोटिस नहीं हुआ था। बहरकैफ ब्लैक लिस्ट का कहा गया। अब मसला ये है कि इनका नाम तो PNIL में है। अब PNIL से मुतल्लिका तो कोई हुक्म नहीं है अदालत का, एक चीज़ तो ये है। तो अब उसको कैसे निकाला जाए, ये दूसरी बात आ जाएगी। और इस पे हुकूमत के भी, क्योंकि इसमें तो बाकी चीज़ें तो इदारों की होंगी, NAB की होगी, FIA की होगी, लेकिन वफाकी हुकूमत के भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि देखिए इनके मामले में बड़े सीरियस कंसर्न्स हैं। ये एक केस में ज़मानती हैं अपने भाई के, जिनकी वापसी के लिए ये एज अ गारंटर काम कर रहे हैं, और वो आज तक वापस नहीं आए। सही, मैं इस इशू पे आता हूं, लेकिन जरा मुझे इसके फैक्ट्स बता दीजिएगा। आपने कहा शायद इनका नाम PNIL पर है, शायद है या सर्टेनली से आप कह रहे हैं कि है उनका नाम? देखिए, मैं तो कोई लीगल अथॉरिटी नहीं हूं, लेकिन जहां तक मेरी इतला है कि इनका नाम PNIL पे है, और PNIL की वजह से ये अब चूंकि वो ऑर्डर नहीं है, तो अब जारी बात है जो उसका कोर्ट का फर्स्ट वर्किंग डे होगा। और कब से है शहजाद अकबर साहब इनका नाम PNIL पर? ये जो भी देखिए मरियम कह रही थी कि अभी शायद डाल दिया गया है, ऐसी बात नहीं है। PNIL की रिक्वेस्ट जो है वो 2 मुख्तलिफ केसेस में NAB की तरफ से पहले से आई हुई है, और अभी की बात नहीं है, काफ़ी अर्से पहले की आई हुई है। लेकिन PNIL में तो नाम 30 दिन तक रह सकता है, और उसके बाद वो मजीद एक्सटेंड किया जा सकता है 30 दिन के लिए। तो कितना पहले से हो सकता है शहबाज शरीफ साहब का नाम? ये देखिए, तो रिकॉर्ड देखना पड़ेगा कितने पहले से है, लेकिन अभी जो रिकॉर्ड है, क्योंकि देखिए जब ये एयरपोर्ट के ऊपर गए हैं तो वहाँ पे एयरपोर्ट के सिस्टम ने वाजे किया है कि इनका नाम PNIL के ऊपर है, यानी कि सिस्टम के अंदर तो इनका नाम PNIL के अंदर मौजूद है। तो ये कल ये मुमकिन है कि लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के बाद उनका नाम डाला गया हो इस लिस्ट में? नहीं जी, मेरा ये इतला नहीं है। देखिए, दूसरी चीज़ ये है कि आज बहुत ज़्यादा ज़ोर शोर से मरीम साहिबा फरमा रही हैं कि हम कोर्ट के ऑर्डर को नहीं मानते। इसी तरह से इस्लामाबाद हाई कोर्ट का भी ऑर्डर है कि नवाज शरीफ जो हैं वो मफरूर हैं और उन्होंने मुल्क वापस आना है। तो मुझे ये बता दीजिए, ये क्यों नहीं वो ऑर्डर मानते? वो एक कोर्ट का ऑर्डर है, उसके ऊपर उनके समन्स जारी हुए हैं, नॉन बेलेबल वारंट्स जारी हुए हैं। आप ये नहीं कर सकते कि पिक एंड चूज करें। इस वक्त हमारा मौक़िफ़ भी ये है, पहली तो बात है कि मुल्क में इस वक्त लॉकडाउन चल रहा है। आज भी ये FIA के दफ्तर के अंदर, वो बंद दफ्तर था, उसके अंदर इन्होंने दावा बोला है, और उस बंद दफ्तर में जाके इन्होंने गए, हमें कहा कि वेटिंग रूम में आप इंतजार करें। फिर एक साहब आए, उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता इसकी तफसीलात, और इल्जाम ये लगा दिया गया है कि दावा बोला गया FIA के दफ्तर में। कह रहे हैं हम तो गए थे, सिर्फ MNAs थे और मैं थी, और हम लोग गए थे ये बात करने के लिए, अपनी जो तहरीरी हुक्मनामा है वो जमा करवाने के लिए। शहजाद, देखिए पहली बात तो ये है कि इस वक्त छुट्टियां हैं मुल्क में। इस वक्त एक हफ्ते के लिए तमाम दफातर बंद हैं ईद के लिए, और कोरोना की वजह से लॉकडाउन है। उस ऑफिस के अंदर कोई डेजिग्नेटेड शख्स मौजूद नहीं है, छुट्टी है। वहाँ पे जो सिक्योरिटी स्टाफ है वो मौजूद था, उसको जाके इन्होंने डरा धमका के दरवाजे खुलवाए।
कहने की बात यह है कि इसको मैंने आज ट्वीट में भी कहा कि इनको बाकायदा तौर पे कानूनी मुशावरत करनी चाहिए थी। इतनी जल्दबाजी में जाके लाहौर हाई कोर्ट से एक फैसला ऐसे फैक्ट्स पे ले आए जो एग्जिस्ट ही नहीं करते। ब्लैक लिस्ट नहीं था, PNIL का था। अगर ये PNIL का फैसला ले आते तो वो शायद आसानी हो जाती। तो जो ऑफिसर्स वहां पे मौजूद है, क्योंकि आप कह रहे हैं कि रेलेवेंट लोगों को बुलाया नहीं गया, लेकिन मरियम साहबा कह रही हैं कि रेलेवेंट इदारों के लोग कल कोर्ट में मौजूद थे, तो उन्होंने गाइड नहीं किया कि इनका नाम ब्लैक लिस्ट में नहीं है? क्योंकि वहां तो एक खबर ये भी आई कि कह रहे थे कि हमें पता ही नहीं किस लिस्ट में उनका नाम है। देखिए शहजाद, मैं आपसे बड़ी सिंपल सी बात पूछता हूं कि अगर कोई शख्स जिसको नोटिस ही नहीं हुआ, जिस इदारे को, जब किसी इदारे को नोटिस होता है, उस इदारे में उस रेलेवेंट डेस्क से पूछा जाता है, वो उसके ऊपर फैक्ट्स देते हैं। जिस तरह से अब अदालत ने हमें कहा है कि आप पैरावाइज कमेंट्स दें, तो उन पैरावाइज कमेंट्स के अंदर ही तो अदालत को असिस्ट किया जाएगा। ऑफ द कफ तो किसी को मालूम नहीं है। दूसरी बात है कि मेरे इल्म में नहीं है कि कोई लोग वहाँ पे कैसे चले गए जब वो जजमेंट अनाउंस हुई, क्या उन्होंने मुसद्दका कॉपी ली, नहीं ली। ये तो बहुत सारे इफ्स एंड बट्स हैं, इसलिए मैं बार बार इस चीज़ के ऊपर आता हूँ। ये कानूनी नुक्ता है, और इस तरह रात के अंधेरे में यहाँ से भाग जाना, सेम डे जजमेंट लेके आ जाना, और अब उस पे भी वो जजमेंट ही मैं सुन रहा हूँ शहजाद साहब, आप रात के अंधेरे में भागने वाली बात, कमर्शियल फ्लाइट थी एयरपोर्ट से शहबाज शरीफ के साथ। आई एम श्योर बहुत सारे पाकिस्तानी होंगे जो उस फ्लाइट से ट्रैवल कर रहे थे। आमतौर पे होती है रात को फ्लाइटें, ऐसे थोड़ी है कि नूर खान बेस पे कोई जहाज आया प्राइवेट जो उनको लेके जा रहा था। कमर्शियल फ्लाइट से जा रहे थे वो। इनकी माजी तो ऐसा ही है कि जहाज आता था ले जाता था, लेकिन और भी काफी सारे लोग कल ऑफ बोर्ड हुए हैं। FIA कागजात की छान पड़ताल करती है। अब मसला ये है कि अगर इनका ये ब्लैक लिस्ट वाला ऑर्डर भी मान लिया जाए तो उसको PNIL से हम कैसे लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि मेरे शो पर कल फवाद चौधरी साहब ने ये कहा था, जब मैंने उनसे सवाल किया कि क्या कानूनी रास्ता आप इख्तियार करेंगे, तो उन्होंने कहा कि हम शहबाज शरीफ को रोकने की पूरी कोशिश करेंगे, और उन्होंने कहा था कि शहजाद अकबर साहब इस पे काम कर रहे हैं। तो जब कल उनको नहीं जाने दिया गया तो फिर जाहिर सी बात है, ऐसा लगता है कि शायद शहजाद अकबर साहब ने कोई गेम की होगी। कल आपने भी एक प्रोग्राम में ये कहा था कि मुमकिन है कि अगर उनका नाम सिस्टम में ना आए तो फिर शायद वो ना जा सकें, अदरवाइज तो कानून का ऑर्डर मौजूद है। लेकिन ना सिस्टम तो वहाँ पे एयरपोर्ट पे ही पता चलता है। जब आप जाते हैं तो सिस्टम के अंदर क्या है, या तो कोर्ट उनसे अदालत में ये पूछ लेते हैं कि जी इनकी एग्जैक्ट सिचुएशन क्या है। अब एग्जैक्ट सिचुएशन PNIL की है, ये ऑर्डर जो है ब्लैक लिस्ट का लेके आए हुए हैं। और दूसरी जो कानूनी मुशावरत है, आज हमारी कानूनी मुशावरत हुई, हमने अटॉर्नी जनरल साहब से भी डिस्कस किया, फवाद चौधरी साहब से मेरी बातचीत हुई, और उसमें यही था कि इसमें गवर्नमेंट को फौरी तौर पर अपील में जाना चाहिए इस ऑर्डर के खिलाफ, बिकॉज ऑर्डर के अंदर ब्लैक लिस्ट का लिखा हुआ है। हम अदालत को असिस्ट करना चाहते हैं, हम अदालत का एहतराम करते हैं और हमेशा से एहतराम करते हैं, लेकिन हमें उनको बाकायदा तौर पे असिस्ट करना है कि ये PNIL का मामला है और इनकी जो रिक्वेस्ट है वो इन प्रोसेस है ICL में डालने की। और दूसरी चीज़ है कि कंडक्ट भी देखना है माजी का, कि माजी के अंदर ये खुद जमानती हैं अपने भाई के, और वो आज तक पाकिस्तान वापस नहीं आए। तो अदालत ने कल देखा ना, उसी की बुनियाद पे तो जाने की इजाजत दी। उन्होंने कहा है कि शहबाज शरीफ साहब का कंडक्ट देखते हुए हम ये फैसला कर रहे हैं। ये भी एक नुकता है। लेकिन हमारा तहफ़्फ़ुज़ात में से ये है कि हमें उसमें सुना जाए। हम अदालत को बाकायदा असिस्ट करना चाहते हैं। महज देखिए 15-20 साल ये पंजाब के हुक्मरान रहे हैं शहबाज शरीफ साहब। खुद इन्होंने बड़े अच्छे अस्पताल बनाए हैं, को जो इन्होंने चेकअप कराना है वहाँ पे चेकअप करा लें। तो अच्छा, ये तो शहजाद साहब ये बात बताइएगा कि अब मामला क्या है। आज तो बाकायदा उन्होंने दरख्वास्त दी है, DG FIA को भी दी है, DG FIA को भी दी है, और उन्होंने इंटीरियर मिनिस्ट्री को भी दी है। अब ये मामला ईद के बाद ही सेटल होगा या उससे पहले इम्कान है कि शहबाज शरीफ जा सकेंगे, क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट का ऑर्डर मौजूद है? देखिए मैं खुद इस वक्त घर बैठा स्काइप के ऊपर आपको इंटरव्यू दे रहा हूँ। तमाम लोग अपने घरों में हैं, दफातर तमाम बंद हैं। मुझे नहीं पता ये अता तारड़ और मरियम औरंगजेब साहिबा किन लोगों को जाके दरखास्तें देती हैं। बंद दफ्तरों के अंदर दरखास्तें फेंक के आ रहे हैं। ये इस तरह थोड़ा ही होता है मामला कि आप छुट्टियों वाले दिन जाके, जिस वक्त दफातर बंद हैं, लॉकडाउन है, ईद की छुट्टियाँ हैं, कोरोना का इशू है, आप बंद दफातरों में जाके दरखास्तें फेंकें और कहें जी कि हमने तो दरखास्त दे दी और हमने कर दिया। लेकिन आप लोग फैसले से खुश नहीं, आप लोग इस बात से भी खुश नहीं कि शहबाज शरीफ बाहर जा रहे हैं, तो फिर उनका नाम ICL पर डाल देती वफाकी काबीना, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो आपने किया नहीं है। और वफाकी काबीना उनका नाम बिल्कुल ICL पे डालेगी जब उसकी रिक्वेस्ट प्रोसेस होके आ जाएगी। PNIL पे नाम डालने का मकसद ये होता है कि पहले उस पे नाम आता है और फिर उसके बाद उसको डाल दिया जाता है। कल आपने कहा ना, आपने ये बात कही कि नैब ने किसी किस्म की दरख्वास्त नहीं दी है उनका नाम ICL पर डालने की। तो जो नैब केस फाइट कर रही है उनका एसिड बियॉन्ड मेंस का जो कि लगा हुआ है इस वक्त, उस पर नैब ने अभी तक दरख्वास्त नहीं दी है, तो फिर आपको किस बात की जल्दी है? देखिए नैब की दरख्वास्त जो है वो नैब की इंटरनल दरख्वास्त उनकी इस वक्त प्रोसेस में है। हमें नैब से भी यही इतला आई है, लेकिन वो छुट्टियों के बाद प्रोसेस होगी कि उनकी जो भी दरख्वास्त है ICL के लिए। और भी केसेस में शहबाज शरीफ साहब दरकार हैं, कोर्ट में इनका केस चल रहा है। और वफाकी हुकूमत इसलिए खुश नहीं है शहजाद कि देखिए दो तरह का मयार नहीं हो सकता कि एक ताकतवर शख्स तो देखें जब दिल चाहे चला जाए और वापस भी ना आए,
और आम आदमी को तो हम बिल्कुल पैरोल भी नहीं देते। तो ये हुकूमत का एंड ऑफ द डे अवाम ने तो पाकिस्तान की, या जिन लोगों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट दिया है, ये भी तो अहम बात है ना शहजाद अकबर साहब, कि कन्विक्शन से पहले किसी को हिरासत में रखना ये भी तो उसके हकूक की खिलाफ वर्जी है ना। और 3 केसेस आप लोगों ने बनाए शहबाज शरीफ पे, तीनों पे उनको बेल मिली और मेरिट पे बेल मिली है। आज भी जो तफसीली फैसला आया है एसिड बियॉन्ड मीन केस का, उसमें ये बाकायदा जज साहब ने मेंशन किया है कि अगर ये केस ऐसा है जिसमें वो कन्विक्ट भी हो सकते हैं, नहीं हो सकते, यानी कि अगर 50-50 वाला मामला भी है तब भी बेनिफिट ऑफ डाउट उनको जाएगा, क्योंकि अगर बाद में वो बरी हो गए तो इतना अरसा जो हमने जेल में रखा है उनका, उसका क्या होगा फिर? देखिए, ये तो बिल्कुल बात जो जहां तक बेल का मामला है, बेल इज़ अ सेपरेट केस। बेल और पाकिस्तान से बाहर ना जा देना दोनों मुख्तलिफ चीज़ें हैं। बेल एक ऐसी स्वाबदीद है अदालत की, जो बेल बिल्कुल वो अदालत दे सकती है, मेरिट के बगैर भी दे सकती है। देखिए, एक ही केस के अंदर 2 मुख्तलिफ फैसले आ जाते हैं। हमजा शहबाज की बेल हार्डशिप ग्राउंड के ऊपर होती है, मेरिट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट सख्त नहीं हो सकती। सिमिलर फैक्ट्स हैं, सेम केस है। शहबाज शरीफ साहब की बेल दूसरी चीज़ पे हो जाती है। और ऑफ कोर्स मैं समझता हूँ, मैंने भी पूरा फैसला वो पढ़ा नहीं है, मैं चाहूँगा कि मैं कल आपसे इस पर तफसील से बात करूँ, लेकिन जो उसको मैंने सरसरी देखा है, वो दोनों फैसलों में कुछ आपस में कॉन्ट्राडिक्शंस भी हैं, और नैब को इस चीज़ को चैलेंज करना चाहिए सुपीरियर कोर्ट में, क्योंकि ये बड़ा कंटेस्टेड केस था। और फिर दूसरी चीज़ है कि जब इस लास्ट गिरफ्तारी इसी केस के अंदर शहबाज शरीफ साहब की हुई थी, तो लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म से ही वो कैंसिलेशन ऑफ बेल हुई थी। तो इसलिए ये तमाम चीज़ों को एक उस कॉन्टेक्स्ट में देखने की ज़रूरत है। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप मुल्क से बाहर चले जाते हैं 8 हफ्तों के लिए, तो मुझे ये बताइए कि आपने किसी को यहाँ पे अपना प्लीडर भी मुकर्रर नहीं किया, मुकदमा आगे कैसे चलेगा? बिकॉज देखिए, हम भी ये चाहते हैं अगर आपने कोई गुनाह नहीं किया और आप इसमें बिल्कुल बेगुनाह हैं, तो जल्द अज जल्द मुकदमे का खात्मा होना चाहिए। शहजाद अकबर साहब, जो तफसीली फैसला आया, क्योंकि ये वो केस है जिस पर आप कई मरतबा आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं, बात कर चुके हैं, और आपने कहा था ओपन एंड शट केस है, इसमें विटनेसेस भी हैं और जो मनी ट्रेल है, जो सारा रिकॉर्ड है, बैंकिंग रिकॉर्ड, वो भी सामने मौजूद है। लेकिन इस केस का मैं आखिरी पैराग्राफ जो सबसे अहम है वो पढ़ के आपको सुना देता हूं, क्योंकि इसमें वो कह रहे हैं कि कोई बात इस्टेब्लिश नहीं हुई। इसमें ये कहा हुआ है कि in the absence of any property purchased or owned in the personal name of the petitioner, and in the absence of direct proof that is his family members were his dependents or vice versa, and in the absence of direct proof that the money came through FTTs यानी कि fake TTs in his account as some crime proceed or money laundering, we cannot accept the prosecution case as a gospel truth। मतलब बेनामीदार साबित नहीं हुआ, फेक टीटीज शहबाज शरीफ के अकाउंट में नहीं आई, एसेट्स उनके नाम पे नहीं है, जो फैमिली मेंबर्स हैं वो उनके डिपेंडेंट है, ये साबित नहीं हुआ, कुछ भी साबित नहीं हुआ, कोर्ट कह रहा है। थोड़ा सा रुक जाइए। इस केस में 70-80 से ज्यादा गवाह हैं, अभी 12 गवाह गुजरे हैं, तो क्या 12 गवाहों के ऊपर कोई चीज साबित हो जाएगी? अब 12 गवाहों के ऊपर तो कोई केस में चीज तब साबित होती है जब तमाम गवाहान गुजर जाते हैं। इस फैसले के जो नुकात आप पढ़ रहे हैं वो बड़े कुछ कॉन्ट्राडिक्शन में हैं, जो आईओ रिपोर्ट के अंदर चीज़ें हैं या इनके साथ जो डॉक्यूमेंट्स लगे हुए हैं। आप जिस तरह से एक चीज़ का मैं आपको हवाला दे देता हूँ, आप फरमा रहे हैं कि इनका कोई डायरेक्ट कनेक्शन साबित नहीं हुआ। FIR उनकी जो आईओ रिपोर्ट है उसके अंदर वाज़े तौर पर लिखा गया है कि इनकी जो दूसरी बेगम है तमीना साहिबा, उन्हें प्रॉपर्टी खरीद के दी गई, उन्होंने अपने टैक्स डिक्लेरेशन में जाहिर किया कि मुझे अपने शोहर से गिफ्ट मिली है, और उसकी पेमेंट जो है वो नुसरत शहबाज साहबा के अकाउंट से की गई है। अब ये जो लिंक साबित हुआ है, इसको तो आपने एड्रेस नहीं किया इस फैसले के अंदर, तो मैं इसलिए कह रहा हूँ। अच्छा खासा पढ़ लिया फैसला वैसे आपने। बेल के अंदर एक बेल के अंदर फैसला आया है, अब उस फैसले को देखा जाएगा, उसके अंदर अपील भी की जाएगी, बट दिस इज अ डिसीजन ऑफ बेल। बेल के ऊपर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आसिफ सईद खोसा साहब की एक बड़ी डिटेल जजमेंट है, जिसके अंदर प्रिलिमिनरी स्टेज के ऊपर मेरिट्स के ऊपर इस तरह के कमेंट्स जो हैं वो प्रेजुडिशियल करार दिए गए हैं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, वो तो हर फैसले में लिखा होता है ना कि इसका ऑब्वियसली ये बेल का जो जजमेंट है वो असरअंदाज नहीं होगा, ये तो एक एस्टैब्लिश्ड फैक्ट है ना शहजाद अकबर साहब। है हाई कोर्ट से, देखिए जो हाई कोर्ट से सुपीरियर विजडम है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा हुआ है अपने फैसलों में कि बेल के अंदर मेरिट के ऊपर प्रिलिमिनरी स्टेज के ऊपर इस किस्म के फैसले देना जो है वो प्रेजुडिशियल होता है उस केस के ऊपर। तो ये चीजें तमाम हैं, इसके ऊपर नैब को मैं समझता हूँ अपील करनी चाहिए। बाकी इस फैसले के अंदर और भी जो कॉन्ट्रडिक्शंस हैं वो भी इंशाल्लाह हम उनको सामने रखेंगे। और मैंने जो बात कही थी शहजाद के इसके अंदर कितने सबूत हैं, वो 54 वॉल्यूम के एविडेंस हैं, उनकी सूरत में मौजूद हैं। वो अताउल्लाह तारड़ या मरियम औरंगजेब के बार बार कहने से जुटलाए नहीं जा सकते, और रोज़ की तरह
कहने की बात नहीं, अब तो ये जो 3 मेंबर कोर्ट था उसने ये कहा है कि उनके सामने जो इस वक्त केस उनके सामने अब तक जो आया उसमें उन्होंने कहा है कि कुछ स्टैब्लिश नहीं हुआ, ना बेनामीदार वाला बात स्टैब्लिश कर सकी है प्रोसिक्यूशन, ना देखिए मेरिट पर बेल है ना। और ये समझने से कासिर हूं कि किसी भी बेल ऑर्डर के अंदर ये डिटर्मिनेशन कैसे की जा सकती है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये कह चुकी है। डिटर्मिनेशन तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी नहीं की जा सकती ना बैठ के, या जो केस बनाया है प्रोसिक्यूशन ने उस पर भी नहीं की जा सकती ना, फैसला तो जजेस नहीं कर रहे हैं ना आखिर में। देखिए मैं वही तो आपसे अर्ज करना चाह रहा हूं, हमारे जो ये बहन भाई हैं मुस्लिम लीग नून वाले, इनकी पिक एंड चूज की पॉलिसी है, ये पिक एंड चूज करते हैं। उस वक्त बिल्कुल खत्म हो गया है। बहुत बहुत शुक्रिया शहजाद अकबर साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक के बाद शाह महमूद कुरैशी साहब हमारे साथ सऊदी अरब से होंगे। अहम दौरा है पाकिस्तान का सऊदी अरब में, उस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान बरादराना ताल्लुकात की एक तवील तारीख रही है, मगर दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात पिछले 1 साल से तनाव का शिकार थे। लेकिन अब दोनों तरफ से इस सदमहरी को ख़त्म करने के लिए कोशिशें तेज़ हो गई हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान कल सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की दावत पर सऊदी अरब पहुंचे, जहां उनका गैर मामूली इस्तकबाल किया गया। वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने खुद वज़ीर आज़म इमरान खान को जहाज़ से रिसीव किया, जिसके बाद शाही महल में दोनों ममालिक के दरमियान 5 अहम मुआहदों और MOUs पर दस्तखत किए गए। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान ताल्लुकात बहाल होना खुशाइन बात है, एक अच्छी खबर है, और कहा जा रहा है कि दुनिया की बदलती सियासी सूरत हाल और ख़ास तौर पर अमरीकी सदर की तब्दीली की वजह से ताल्लुकात की बहाली में बड़ी मदद मिली है। अहम बात यह है कि वज़ीर आज़म इमरान खान के दौरे से पहले आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा भी मंगल से सऊदी अरब में मौजूद है। वज़ीर आज़म के इस दौरे को काफ़ी अहम करार दिया जा रहा है। कल सऊदी क़यादत से मुलाकात के बाद दोनों ममालिक के दरमियान अहम मुआहदों पर दस्तखत किए गए, जिनमें सबसे अहम सुप्रीम कोऑर्डिनेशन काउंसिल का क़याम है। इस काउंसिल का मकसद दोनों मुल्कों के दरमियान सियासी, सिक्योरिटी और सकाफती राब्तों को बढ़ाना होगा, जबकि इस काउंसिल की सदारत वज़ीर आज़म इमरान खान और वली अहद मोहम्मद बिन सलमान मुश्तरका तौर पर करेंगे। पाकिस्तान की जानिब से जारी एलामिये के मुताबिक पाक सऊदी सियासी क़यादत ने सियासी, मुआशी, तिजारती और दफाई ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक किया है, जबकि सऊदी डेवलपमेंट फंड के तहत सऊदी अरब पाकिस्तान में $500 मिलियन तक की सरमायाकारी करेगा। इसके अलावा सऊदी शाह सलमान ने इस्लामाबाद में मस्जिद के क़याम की भी मंजूरी दे दी है। अहम बात यह है कि पाकिस्तान की जानिब से जारी एलामिये में मकबूजा कश्मीर में बुनियादी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों और मसले के हल का जिक्र मौजूद है, मगर सऊदी एलामिये में यमन, फ़लस्तीन और शाम का तो जिक्र है, मगर मसला कश्मीर का कोई जिक्र नहीं है। याद रहे कि पिछले साल पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान मकबूजा कश्मीर को लेकर ही ताल्लुकात में कशीदगी पैदा हुई थी। आलमी मीडिया में ये खबरें शाया हुई थी कि वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी के सख्त बयानात की वजह से सऊदी अरब ने पाकिस्तान से $3 अरब कर्ज की वापसी का मुतालबा किया था, जिसके बाद पिछले साल जुलाई में पाकिस्तान को $1 अरब की रकम वापस करना पड़ी थी, जबकि दिसंबर में चीन से कर्ज लेकर मजीद $1 अरब की रकम सऊदी अरब को वापस की गई थी। मगर अच्छी बात यह है कि ताल्लुकात अब बेहतर हो रहे हैं, ताल्लुकात में बेहतरी के आसार भी नजर आ रहे हैं। वज़ीर आज़म के दौरे सऊदी अरब में मजीद क्या बातें हुई, सऊदी अरब की पाकिस्तान से क्या उम्मीदें हैं, पाकिस्तान सऊदी अरब से क्या चाहता है, इन तमाम मामलात पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी। शाह साहब बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। इस दौरे को बड़ा अहम करार दिया जा रहा है और इसकी तफसीलात मैं आपसे जानूंगा, लेकिन उससे पहले आपसे ये जानना चाहता हूं कि पाकिस्तान के सऊदी अरब से हमेशा बेहतरीन ताल्लुकात तो रहे हैं, लेकिन पिछले 8 महीने 1 साल में हमने देखा है कि वो गर्मजोशी नहीं दिखाई दी। सऊदी अरब ने पाकिस्तान को जो कर्जा दिया था उसकी वापसी का मुतालबा भी किया। पाकिस्तान ने $2 बिलियन सऊदी अरब को वापस किए, जिसमें से $1 बिलियन हमने चाइना से लेकर उनको वापस किया, और इसके बाद अब दोबारा पाकिस्तानी वफ्द को दावत दी है मोहम्मद बिन सलमान साहब ने, और बड़ा गैर मामूली इस्तकबाल हुआ, जहाज तक लेने आए वो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को। तो जानना मैं आपसे ये चाहूंगा कि बदला क्या है, तब्दीली क्या आई है और ये मुमकिन कैसे हुआ? देखिए, मैं समझता हूं कि इस बात पर कायल हुए कि पाकिस्तान उनका एक आजमाया हुआ दोस्त है, एक मुखलिस दोस्त है। हर आड़े वक्त में हम एक दूसरे के करीब आए हैं। जो हम गुजारिशात कर रहे थे वो हम सऊदी अरब और उम्मा के मफाद में कर रहे थे, और खित्ते की जो बदलती हुई सूरत हाल है अगर उस पर हम नजर डालें तो मैं समझता हूं कि
हमारा मौक़िफ़, पाकिस्तान का मौक़िफ़ जो है वो वज़नी था। अल्हम्दुलिल्लाह आज पेशरफ्त हो रही है। आपने देखा कि GCC के ताल्लुकात में एक खुशगवार तब्दीली आई है, जो एक दूरी थी वो मिट गई है। आप देख रहे हैं कि एक रीजनल आउटरीच हुआ है और उस आउटरीच के जरिए जो उम्मा के अंदर कुछ फासले थे, मैं समझता हूँ वाले दिनों में उनमें भी कमी के इम्कानात मौजूद हैं। अफगानिस्तान की सूरत हाल जो है, जो पूरे रीजन की जो सूरत हाल है, इराक की सूरत हाल, मशरिक़ वुस्ता, इस पर अगर हम नज़र दौड़ाएं तो पाकिस्तान की अहमियत और अरब और पाकिस्तान की अहमियत उजागर होती है। और फिर जो उनका मोहम्मद बिन सलमान का अपना विजन है 10 साल का, उसमें वो चाहते हैं कि एक बेपनाह यहाँ तामीर और तरक्की, उसके लिए उनको बेपनाह मैन पावर दरकार है। और उस मैन पावर पे हैं कि पाकिस्तानियों ने बहुत उम्दा यहाँ किरदार अदा किया है। वो एक्नॉलेज करते हैं, उनकी खिदमात का एतराफ़ हैं और उन्हें ख्वाहिश जाहिर की है कि जो अगले 10 साल में उनको मैन पावर दरकार, उसमें से बहुत बड़ा हिस्सा वो पाकिस्तानियों को देना चाहते हैं। उनके लिए रोजगार के मौके देना चाहते हैं। सिक्योरिटी सिचुएशन पर भी बड़ी अच्छी गुफ्तगू हुई और उसके भी बहुत बेहतर इम्कानात हैं। सही। और आपने कुछ तफसीलात तो बताई हैं इकनॉमिक और इन्वेस्टमेंट के जो एग्रीमेंट्स और MOU साइन हुए हैं, बायलैटरल कॉपरेशन की जो बात हुई है उसमें $500 मिलियन का एक फ़ंड भी है। इसकी मज़ीद तफसीलात भी बताइएगा। और फरवरी 2019 में जब क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान आए थे तो उस वक्त भी सऊदी अरब ने कहा था कि $20 बिलियन की सरमायाकारी वो पाकिस्तान में करेंगे। उस हवाले से भी कोई बातचीत हुई है कि वो मामला कहाँ तक पहुँचा है और कब तक ये इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आना शुरू हो जाएगी? जी, पहली बात तो ये है कि वो अपने उन जज्बात कायम है और वो समझते हैं कि पाकिस्तान अब इस खित्ते में एक मौजूद मुल्क है जहां इन्वेस्टमेंट की जा सकती है। जो रीजनल कनेक्टिविटी की बात हो रही है, जो वेस्ट कॉरिडोर की बात हो रही है, और वो अब जो अफगानिस्तान में इंशाअल्लाह अमन के बाद सेंट्रल एशिया का जो इम्कानात रोशन हो रहे हैं, तो पाकिस्तान की जो लोकेशन है उस लिहाज से एक इकोनॉमिक एक्टिविटी का हब बन सकता है। तो पाकिस्तान में सरमायाकारी जो है बड़ी मुनासिब और साबित हो सकती है और दुनिया की तवज्जो इस तरफ आ रही है। दीगर ममालिक की तवज्जो भी इंशाअल्लाह आएगी। गवादर पोर्ट जो है उसकी अहमियत अब आहिस्ता आहिस्ता लोगों पर उजागर होती जा रही है। आपने कहा जो इन्वेस्टमेंट आएगी इस पे हमारी तरजीह है रिन्यूएबल एनर्जी। हमने अपनी एनर्जी अगर कॉस्ट को कम करना है तो हमें बैलेंस जरूर करना होगा। तो इस वक्त हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है और सोलर जो है उस पर तवज्जो दी जा रही है और उस पर आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। सही। तो ये सवाल मैंने आपसे पूछा कि जो पहले भी $20 बिलियन का वादा किया था, कमिटमेंट थी उनकी तरफ से, वो मटीरियलाइज कब तक होना शुरू हो जाएगी? देखिए उसमें ये है कि बिल्कुल वादा है, वो उस पर कायम है। सिर्फ ये है कि दुनिया के हालात आपके सामने हैं। दुनिया कोरोना की लपेट में आ गई और आप देख रहे हैं कि पूरी दुनिया की जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, जो आमदोरफ्त है, वो तकरीबन जमूद का शिकार हो गई। इट केम टू अ स्टैंड स्टिल। तो उससे इफेक्ट हुआ, ट्रैवल इफेक्ट हुआ, डिप्लोमेटिक एक्टिविटीज इफेक्ट हुई, इन्वेस्टमेंट इफेक्ट हुई, ट्रेड इफेक्ट हुई। जैसे जैसे नॉर्मलाइजेशन की तरफ हम जा रहे हैं तो उसके इम्कानात रोशन होंगे। शाह साहब ये भी फरमाइएगा कि कश्मीर के मामले पर क्या बात हुई है और किस किस्म की यकीन दहानी सऊदी अरब की जानिब से करवाई गई है, क्योंकि जो पाकिस्तान का स्टेटमेंट है उसमें तो कश्मीर का जिक्र है कि वज़ीर आज़म साहब ने कश्मीर का जो इशू है वो सामने रखा, लेकिन जो सऊदी अरब की तरफ से स्टेटमेंट आया है उसमें स्पेसिफिकली फ़लस्तीन की बात की है, लिबिया की बात की है, सीरिया यमन की बात की है, लेकिन कश्मीर की बात नहीं की गई है। रीजनल सिक्योरिटी की बात की है लेकिन कश्मीर की स्पेसिफिकली बात नहीं हुई है। जी, थोड़ा सा आप इंतजार फरमाइए। मुझे उम्मीद है कि उस पर गुफ्तगू हुई और बड़ी अच्छी गुफ्तगू हुई। जो एक स्मॉल ग्रुप की मीटिंग थी जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब थे, आर्मी चीफ थे, मैं था और उनके वजीर दिफा थे, मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर थे और क्राउन प्रिंस थे, उस पर खुलकर बात हुई। कश्मीर की सूरत हाल पर बात हुई, मकबूजा कश्मीर की जो कश्मीरियों की कैफियत है उस पर बात हुई और जो डबल लॉकडाउन का वो शिकार है उस पर बात हुई। जो सऊदी अरब की एक तारीखी पोजीशन है कश्मीर पे, वो उस पर आज भी कायम खड़े हैं और उसकी ताज़ा मिसाल है जो 47th काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर का इजलास था नियामे में। उस करारदाद को सऊदी अरब ने भी सपोर्ट किया था, उनके वजीर खारजा ने सपोर्ट किया था, तो उस पर भी बात हुई। हमने अपना नुक्ता नज़र, अपनी तशवीश
बताई, अपनी ख्वाहिश कभी जिक्र किया कि हम तो चाहते हैं अमन से रहना, क्योंकि हम पाकिस्तान की इकोनॉमिक सिक्योरिटी पर तवज्जो देना चाहते हैं और इकोनॉमिक सिक्योरिटी के लिए अमन जो है दरकार है। अब अमन हासिल करने के लिए हमारे जो आउटस्टैंडिंग इश्यूज हैं और उसमें कोर इशू जो है वो कश्मीर का है, उस तरफ नजर नहीं कर सकते। हिंदुस्तान ने जो यकतरफा और गैर कानूनी इक़दाम उठाए, अगर उस पर वो नजर करता है, कश्मीरियों के लिए आसानियां पैदा करता है, तो पाकिस्तान फराख दिली से मेज पर बैठकर मामलात को हल करने के लिए तैयार होगा। सही शाह साहब, और रीजनल सिक्योरिटी के लिए वजीर आजम का ये इनिशिएटिव भी था कि उन्होंने कहा मैं सालिस का किरदार अदा करता हूँ सऊदी अरब और ईरान के बीच में। सऊदी अरब भी गए, वो ईरान भी गए। पहले भी आपकी इस मौजू पे मोहम्मद बिन सलमान से और दीगर लोगों से सऊदी अरब में बात हुई है, पहले और इस वक्त उनके स्टांस में कोई तब्दीली नजर आई आपको? मैं समझता हूँ कि एक मैं बेहतरी महसूस कर रहा, एक नई अप्रोच मैं देख रहा हूँ। और मैं अर्ज करता चलूँ कि मैं अभी तेहरान में था और वहाँ मेरी उनके वजीर खारजा से मुलाकात भी हुई, तबादला ख्याल भी हुआ, और इंशाअल्लाह इस दौरे के बाद मई के आखिरी अयाम में मैं बगदाद जाने का इरादा भी रखता हूँ। और मैं पुरुमीद हूँ कि अल्लाह करेगा हालात बेहतरी की तरफ बढ़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। शाह महमूद कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद थे, बता रहे थे कि ये अहम दौरा था पाकिस्तान का सऊदी अरब में, और जो ताल्लुकात हम देख रहे थे जिसमें पिछले एक साल में इतनी ज़्यादा गर्मजोशी नहीं नजर आई, वो दोबारा बहाली की तरफ तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। आज के प्रोग्राम में इतना ही। शो से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।